नमस्कार, न्यूज 89 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन ने अंतरिक्ष में भेजा शेनझू 19 मिशन। चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियरिंग भी शामिल। तियानगोंग में रिसर्च करेंगे चीन के यात्री। मैथिली को नहीं मिल सका शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बिहार सरकार ने भेजा था प्रस्ताव। तकनीकी पेंच के चलते रेस से बाहर हुई मैथिली। और बांधवगढ़ में हुई 7 हाथियों की मौत। SIT के गठन की हुई घोषणा। MP के उमरिया में स्थित है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चीन ने अपना स्पेस मिशन शेनझू 19 लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत चीन ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के मिशन के लिए अपने स्पेस स्टेशन भेजा। इस मिशन में खास बात यह है कि मिशन में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर भी शामिल हैं। शेनझू 19 स्पेसशिप को लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि चीन के स्पेस सेंटर का नाम तियानगोंग है। ये T शेप में है, साथ ही आकार में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 20 गुना है। देखिए, वर्तमान में चीन इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। चीन ने इसे तब बनाया था जब चीन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिसर्च करने से रोक दिया गया था। दरअसल चीन को लेकर ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन के स्पेस प्रोग्राम में चीन की आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का दखल है। ISS कई देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कुछ जानकार मानते हैं कि आने वाले वक्त में चीन का स्पेस स्टेशन ही रह जाएगा क्योंकि ISS रिटायर होने वाला है। भारत भी अंतरिक्ष में वैज्ञानिक शोध के लिए अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS नाम दिया गया है। वहीं 2028 में BAS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करने की योजना है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषा शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में मैथिली भाषा को जगह नहीं मिल पाई, जबकि इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव नहीं भेजा था। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की सिफारिश लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें गृह और सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस समिति की सिफारिशों को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। जानकारी के मुताबिक मैथिली भाषा के लिए प्रस्ताव पटना स्थित मैथिली साहित्य संस्थान द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आधिकारिक तरीका ये नहीं है। आधिकारिक प्रक्रिया के मुताबिक बिहार सरकार को ये प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए था और इसी तकनीकी दांवपेच के चलते मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल नहीं हो सका है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 12 मिलियन मैथिली भाषी थे। बिहार और झारखंड के अलावा मैथिली नेपाल में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बता दें कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों को समय समय पर संशोधित भी किया गया है, जो इस तरह हैं। पहली कंडीशन है कि भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों और इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ के अतिरिक्त काव्य और अभिलेखीय साक्ष्य। तीसरी शर्त के मुताबिक भाषा के साहित्य या ग्रंथों का ऐसा समूह हो जिसे बोलने वाले लोगों के लिए अमूल्य विरासत माना जाता हो। चौथी शर्त के मुताबिक शास्त्रीय भाषा और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूप से अलग हो सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने TB यानी ट्यूबरकुलोसिस को लेकर काफी चिंताजनक आंकड़े जारी किए हैं। WHO के मुताबिक बीते साल 8 मिलियन से ज्यादा लोगों में TB डायग्नोज की गई है। यह आंकड़ा इसलिए गंभीर है क्योंकि जब से WHO ने TB के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना जारी किया है, तब से आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बीते साल 1.25 मिलियन लोगों की मौत TB के चलते हुई। WHO के मुताबिक TB एक बार फिर से दुनिया में संक्रामक रोग से होने वाली मौतों में टॉप पर आने वाली है। दरअसल अभी तक ये पोजीशन कोविड महामारी के पास है। TB दुनिया के टॉप 10 मौत के कारणों में शामिल है, जिसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। TB का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी TB दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम प्रशांत के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान में दुनिया के आधे से ज्यादा मामले हैं। ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत दुनिया में TB के मामलों में 28% के लिए जिम्मेदार है। SDG 3.3 में 2030 तक TB को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने TB उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है।
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की मौत हो गई, जिसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश वन मंत्रालय ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन की बात की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मुताबिक अभी तक ऐसा लग रहा है कि हाथियों की मौत कोदो मोटा अनाज खाने से हुई है, लेकिन इस बारे में सही जानकारी ऑटोप्सी से बाद ही मिल सकती है। बताया गया है कि 13 हाथियों के एक समूह में से 7 की मौत हुई है और बाकी हाथियों के स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ के नाम को लेकर एक मान्यता है कि इसके भीतर स्थित किले का निर्माण भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था और इसी के चलते इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा। बांधव यानी भाई और गढ़ माने किला यानी कि भाई का किला। आपको बता दें कि भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षण दिया गया है। साथ ही इसे साइट्स यानी CITES की अपेंडिक्स 1 में अधिसूचित किया गया है। एशियन एलिफेंट IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड हैं। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े लैंड मैमल हैं। मादा हाथी का जेस्टिन पीरियड 22 महीने का होता है, जो कि किसी भी मैमल में सबसे लंबा है। इनके समूह को मादा हाथी द्वारा लीड किया जाता है। दुनिया में हाथियों की 60% आबादी भारत में ही पाई जाती है। इन्हें हाथी दांत के लिए पोचिंग का शिकार होना पड़ता है। इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में लॉन्च किया गया था। इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया था और इसका मकसद हाथियों का संरक्षण करना और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे को कम करना है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है फुल कोर्ट बैठक। ये टर्म भारत में जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऐसी बैठक से है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश भाग लेते हैं। इस बैठक के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई लिखित नियम भी नहीं है। यह बैठक परंपरा के अनुसार बुलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए किसी विशेष कैलेंडर की जरूरत नहीं होती। यह बैठक न्यायपालिका के महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक का मूल उद्देश्य न्यायपालिका संबंधी मुद्दों के समाधान प्रक्रिया में सबको शामिल करना है। अब ये वक्त तो चला है नजर डालने का रैपिड न्यूज पर। जापान का माउंट फ्यूजी इस साल के अंत तक बर्फ रहित रहा। ऐसा 130 साल बाद हुआ है। जापान में इस साल गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर थी, जिससे बर्फबारी में देरी हुई। इसी के चलते माउंट फ्यूजी पर बर्फ सामान्य से भी कम रही है। टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में स्थित माउंट फ्यूजी 3776 मीटर ऊंचा है। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और साल भर बर्फ से ढका रहता है। यह पर्वत ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। हालांकि यहाँ आखिरी बार विस्फोट 1707 में हुआ था। इसके उत्तरी ढलान पर 5 झीलें स्थित हैं। विश्व के अन्य प्रसिद्ध ऊंचे पर्वतों के विपरीत माउंट फ्यूजी किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित पारासेल आइलैंड्स के ट्राइटन द्वीप पर एक प्रमुख सैन्य ठिकाना बनाया है, जो उसके क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन यहां उन्नत रडार और एक नया एयर स्ट्रिप बना रहा है। रडार सिस्टम चीन की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा, जबकि एयर स्ट्रिप से सैन्य संचालन में सहायता मिलेगी। ट्राइटन द्वीप पर यह सैन्य निर्माण वियतनाम के करीब है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। ट्राइटन द्वीप पर प्रभावी रूप से बीजिंग का नियंत्रण है, लेकिन इस पर वियतनाम और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। खासकर आसपास के जल क्षेत्रों में तेल और गैस भंडार की खोज के बाद नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। यह संस्थान कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देकर विकसित भारत विजन को योगदान देगी। यह नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग के बीच रणनीति विलय का परिणाम है। इसका मकसद अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच के अंतर को कम करना है। इसके तहत बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसे कृषि, खाद्य और जैव प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच है जो ग्लोबल लीडर्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की घोषणा सितंबर 2017 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा की गई थी। इसे डेजर्ट इन दावोस के रूप में भी जाना जाता है। यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। भारत सरकार ने पशुधन और डेयरी विभाग में हाल ही में पशुधन और पोल्ट्री के लिए स्टैंडर्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी की हैं। FAO और USAID के सहयोग से बने इन दिशा निर्देशों का मकसद पशु चिकित्सकों को विभिन्न बीमारियों के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मुहैया कराना है। इस दिशा निर्देश में बड़े और छोटे पशुओं तथा पोल्ट्री के रोगों का निदान, उपचार और रोकथाम के दिशा निर्देश शामिल हैं। इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके और पशु स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके।
जिम्बाब्वे के हरारे में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 54 अफ्रीकी देशों के 400 से अधिक अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि और वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हैं। यह सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगा और यह जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित होगा। इसी के साथ साथ जहां जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका नेटवर्क फॉर कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट यानी चांस की बैठक भी चल रही है। इसका मकसद अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से संबंधित नेटवर्किंग, शोध, शिक्षा, नीति विकास और वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि अफ्रीका जो वैश्विक उत्सर्जनों का केवल 3% योगदान करता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़, टिड्डी हमले जैसे चुनौतियों से सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल नहीं है? संस्कृत, पाली, तमिल या फिर मैथिली? अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के केंद्र में कौन सा देश है? भारत, चीन, श्रीलंका या फिर यूएसए? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी चीन। अगला प्रश्न था, सांभर झील स्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी राजस्थान। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।